एक कोरियन सिपाही किम जेहा इराक में ब्लैकस्टोन पीएमसीज के लिए खास मिशंस पर काम करता है। वहां उसे एक इराकी लड़की रानिया से प्यार हो जाता है। मिशन खत्म होने पर वो उसके पास अपने दिल की बात कहने जाता है और साथ कोरिया चलने का प्रपोज करता है। प्यार में डूबी रानिया अपना हिजाब उतार कर उसे अपना चेहरा दिखाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। बाद में पता चलता है कि रानिया एक मिलिट्री बेस पर ट्रांसलेटर का काम करती है, जहां हथियारों की खरीद फरोख्त के डील्स होते हैं। एक दिन एक साउथ कोरियन पॉलिटिशियन और इराकी बिजनेसमैन की मीटिंग के बाद पॉलिटिशियन रानिया को गवाही देने वाले अनचाहे शख्स के तौर पर मरवाने का आदेश देता है। गार्ड्स उसके सिर पर बोरी डालकर उसे उठा ले जाते हैं। किम उनका पीछा करता है, लेकिन वहां अपनी प्यारी रानिया की लाश पड़ी देखता है। टूटे दिल से वह उसके शव के पास बैठकर रोता है। तभी सैनिक वहां पहुंचते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, ये कहते हुए कि उसने ही लड़की को मारा है। एक दूसरे सीन में हम एक छोटी लड़की एना से मिलते हैं, जिसने एक दर्दनाक घटना देखी थी। उसकी मां को अज्ञात लोगों ने मार डाला, जिसके बाद एना को एक चर्च में भेज दिया गया, जहां नन्स ने उसे पाला। साल बीतते गए और एना चर्च से भाग जाती है, क्योंकि वो उनके नियमों में नहीं रहना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ कोरियाई सिपाही, जिसे केटू के नाम से भी जाना जाता है, न्याय से छिपता फिर रहा है। पुलिस से भागने में कामयाब होकर वह दक्षिण कोरिया लौट आया है। घायल और अकेला वो एक तपस्वी की तरह जी रहा है और सुरक्षा कैमरों से अपना चेहरा छुपाता है। और फिर एक मोड़ आता है। एना अपने पीछा करने वालों से भागते हुए अचानक किम से टकरा जाती है और गिर पड़ती है। जब वह देखती है कि सामने एक कोरियाई आदमी है, तो वो उससे मदद मांगती है और कहती है कि वो उसे उसके पिता के पास ले चले। साथ ही वह बताती है कि कुछ अज्ञात लोग उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन किम किसी और झंझट में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए वह माफी मांगकर वहां से चला जाता है। मगर एना का पीछा करने वाले लोग उसे ढूंढते रहते हैं और वह छिपने को मजबूर हो जाती है। तभी एक आदमी उसे पकड़ लेता है और उसका हाथ मरोड़ देता है, और तभी किम वापस आता है। अब वह एना को बचाने के लिए तैयार है। किम और उन बदमाशों के बीच घमासान मुकाबला शुरू होता है। लात घूंसे, मार्शल आर्ट्स, जूडो, कराटे, सब कुछ चलता है। आखिरकार किम उन सबको धूल चटा देता है और उस बदमाश को ढेर कर देता है। फिर एना से कहता है, अब तुम सुरक्षित हो, घर जा सकती हो। लेकिन एना नहीं मानती। वो गिड़गिड़ाती है, मुझे अकेला मत छोड़ो, मेरे पापा से मिलवा दो। इसी बीच पुलिस वाले आ धमकते हैं और किम को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर हमारा हीरो उन्हें भी चित करके मेट्रो से भाग निकलता है। बाहर निकलते ही किम देखता है कि एना को कार में घसीटा जा रहा है। वह मदद के लिए चिल्ला रही है, लेकिन किम मुड़कर भी नहीं देखता और चला जाता है। समय बीतता है। अब किम एक वर्कशॉप में साइन बोर्ड ठीक करने का काम करने लगा है। मैनेजर उसे कॉल करके कंपनी के बिलबोर्ड को ठीक करने बुलाता है। ऑफिस पहुंचने पर गार्ड उसे अंदर जाने से रोक देता है। तभी एक बुजुर्ग सफाई वाली दीदी उसका साथ देती है। अरे ये तो हमारा काम करने आया है। और फिर किम छत पर पहुंचता है, खुद को रस्सी से बांधता है और धड़ाम से नीचे लटक जाता है। गार्ड की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कुछ मंजिल नीचे जाकर वह प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के पोस्टर को ठीक कर रहा होता है कि अचानक वह एक औरत और आदमी को होटल के एक कमरे में अंदर देखता है। और तभी काले कपड़ों वाले कुछ लोग बिल्डिंग में घुसते हैं और रास्ते में आने वाले हर शख्स को मारते चले जाते हैं। किम ने देखा कि कुछ बंदूकधारी आदमी बिल्डिंग में घुस गए और मासूम क्लीनर को मार डाला। गुस्से में आकर हमारा पुराना सिपाही किम ने शीशा तोड़कर कमरे में घुस गया और वहां कई अपराधियों से भिड़ गया। जल्द ही प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के गार्ड्स वहां पहुंचे और सारे बाहर निकलने के रास्ते बंद कर दिए, ताकि सभी अपराधियों को पकड़ा जा सके। सिक्योरिटी हेड ने किम से मिलकर हैरानी जताई कि एक वर्कशॉप में काम करने वाला इतना तगड़ा और ट्रेन्ड फाइटर कैसे हो सकता है। इधर संसद सदस्य की पत्नी ने टीवी पर यह खबर देखी और अपने पति को फोन करके बोली, उस वर्कर को मरवाना होगा। उसने वो देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। सिक्योरिटी हेड ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया और पहचान लिया कि किम एक पूर्व मर्सनरी है, जिसने उनके आदमियों को आसानी से ढेर कर दिया। कंपनी डायरेक्टर ने गार्ड्स को आदेश दिया, किम को ढूंढो और खत्म करो। मगर किम ने खेल खेल में एक एक करके गार्ड्स को फंसाया और उन्हें खत्म कर दिया। सिक्योरिटी हेड और डायरेक्टर हैरान रह गए। उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी,
मगर किम बिना खरों जाए भाग निकला। इस बीच प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चैन घर पहुंचा और अपनी पत्नी चोई को किताब पढ़ते देखा। उसने उसे बताया कि हमारी बेटी फिर भाग गई है, ये प्रॉब्लम जल्द सुलझानी होगी। चैन के पास वक्त नहीं था, इसलिए उसने अपनी पत्नी चोई से कहा, चर्च में जाओ और एना को ढूंढो मगर उसे नुकसान मत पहुंचाना। लेकिन एना फिर से भाग निकली। भागते भागते वह सड़क पर आ गई, जहां एक कार उसका पीछा कर रही थी। वह छिपने की कोशिश करती, तभी कार ने लाइटें ब्लिंक करनी शुरू कर दी। एना को झपकती लाइट से डर लगता है, वो वहीं फ्रीज हो गई। कार से एक अमीर आदमी और 2 लड़कियां उतरी। वे एना को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। उस शख्स ने एना को शांत किया, उसकी एक फोटो खींची और चला गया, फोटो को गौर से देखते हुए। इधर किम सिक्योरिटी कैमरों से बचते हुए एक चोरी की मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनकर भीड़ में घुल गया। उसका पीछा करना मुश्किल हो रहा था। चोई ने सिक्योरिटी हेड को किम को ढूंढकर खत्म करने का आदेश दिया, मगर सिक्योरिटी हेड ने सलाह दी, किम जैसे मर्सनरी सिपाही को मारना आसान नहीं, बेहतर होगा उसे हम अपने लिए काम पर रख लें, वो एक बेस्ट बॉडीगार्ड हो सकता है। तभी सेक्रेटरी ने चोई को एक फोटो दिखाई। एक फेमस डिजाइनर ने एक उदास कोरियन एंजल की फोटो पोस्ट की है। चोई ने देखा और पहचान लिया, ये तो मेरी बेटी एना है। किम ने रास्ते में एक बूढ़े आदमी की टूटी कार ठीक करने में मदद की। शुक्रिया स्वरूप बूढ़े दंपति ने उसे अपने फार्म में रात बिताने को कहा। रात में किम एक रोने की आवाज से जाग गया। उसने देखा बूढ़े दंपति अपने बेटे की याद में रो रहे थे, जो एक घटना में हमेशा के लिए सो गया था। बगीचे में बूढ़े आदमी ने किम से कहा, ये पेड़ काट दो, ये किसी बीमारी की वजह से मर रहे हैं। लेकिन किम ने पेड़ों को काटने की बजाय उन्हें ठीक करने का फैसला किया। इधर नशीली दवाओं से भरी हुई एना को एक प्लेन में बैठाकर कोरिया ले जाया जा रहा था। वह बिल्कुल हिलबोल नहीं पा रही थी, उसकी इच्छा शक्ति को दबा दिया गया था। किम दवा छिड़कने में मदद करने लगा और जरूरी सामान लाने के लिए दुकान पर चला गया। जैसे ही किम गया, एक अपराधी उस बूढ़े दंपति के घर में घुसा। उसने उन्हें बांध दिया और पूछताछ करने लगा, किम कहाँ है, बताओ। बूढ़े चुप रहे तो उसने उन पर पेट्रोल डालना शुरू कर दिया और माचिस निकाली। तभी किम वापस आ गया। उसने अपराधी पर धावा बोला, उसे पीटा और खुद उससे पूछताछ की। अपराधी ने मान लिया, मुझे चोई ने भेजा है, वही जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट की पत्नी और एना की सौतेली मां है। इधर चोई एना को अपने घर ले आई। लड़की की हालत खराब थी, वह नशीली दवाओं की वजह से कुछ बोल या हिल भी नहीं पा रही थी। जब थोड़ी होश वापस आई तो एना ने अपनी क्रूर सौतेली मां से लड़ने की कोशिश की, लेकिन चोई को लगता था कि वह एना की देखभाल कर रही है। वह बोली, तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। किम प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चोई के घर पहुंचता है और गार्ड्स पर हमला कर देता है। गार्ड्स को हराने के बाद किम घर के अंदर घुस जाता है और सीधे चोई के सामने आ जाता है। चोई उसे देखकर कहती है, काश हम किसी और हालात में मिलते। वो किम की हिम्मत देखकर हैरान है। किम उससे कहता है कि वो उसका पीछा करना बंद कर दे और बुजुर्गों को परेशान न करे, नहीं तो वो वापस आकर उसे सबक सिखाएगा। वह चोई को धमकी देता है, अगर तुमने किसी को भी नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन तभी गार्ड्स कमरे में घुस आते हैं और किम को घेर लेते हैं। एक गार्ड उसकी खोपड़ी पर गन तान देता है ताकि वो हिलने डुलने की भी हिम्मत ना करे। चोई किम पर हंसते हुए कहती है, बहादुर हो लेकिन बेवकूफ हो, खाली हाथ मेरे घर आ गए। फिर वो गार्ड्स को आदेश देती है, इसे ले जाओ और जंगल में दफना दो। गार्ड्स किम को कार के ट्रंक में डाल देते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि पुलिस वाले घर के पास ही मौजूद हैं। जब गार्ड्स पुलिस से उलझते हैं तो किम ट्रंक में ही कार का ऑयल ढूंढकर अपने हाथों पर लगा लेता है ताकि हैंडकफ से छुटकारा पा सके। जैसे ही ट्रंक खुलता है, किम गार्ड पर टूट पड़ता है और उनकी खूब पिटाई करता है। एक गन उठाकर वह फिर से चोई के घर वापस जाता है। चोई उसे देखकर सन्न रह जाती है। अब उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। किम अपनी चेतावनी याद दिलाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था, लेकिन तुमने फिर भी गलती की। अब तुम्हारी बारी है, और गन का ट्रिगर दबाने को तैयार हो जाता है। एना वहां आती है और किम से अपनी बुरी सौतेली मां को गोली मारने को कहती है। उस खूबसूरत लड़की एना को देखकर किम को याद आता है कि कैसे उसने उसे सबवे स्टेशन पर बचाया था।
तभी घर में और भी गार्ड्स आ जाते हैं। किम चोई को अपना बंधक बना लेता है और उसकी जान को खतरा दिखाता है। चोई की असिस्टेंट गार्ड्स को हथियार नीचे रखने को कहती है, तो वे हथियार रख देते हैं और किम को जाने देते हैं। जाने से पहले किम चोई को बताता है कि उसने उनकी बातचीत रिकॉर्ड कर ली है। अगर उसने किसी को नुकसान पहुंचाया तो वो ये रिकॉर्डिंग मीडिया को भेज देगा, जिससे उसकी सत्ता खत्म हो जाएगी। थोड़ी देर बाद चोई गाड़ी में जाती है और देखती है कि एक बाइक वाला उसका पीछा कर रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि एक कंप्यूटर एक्सपर्ट और कानून तोड़ने वाला है, जो गाड़ी के सिस्टम में घुस जाता है। बाइक वाला गाड़ी को तेज करवाता है, जिससे एक्सीडेंट हो जाता है। चोई की गाड़ी पलट जाती है और फट जाती है, लेकिन किम उसे बचा लेता है। कुछ देर बाद किम हॉस्पिटल के बेड पर जंजीरों से बंधा हुआ उठता है। गार्ड्स का हेड समझ जाता है कि यह आदमी खतरनाक नहीं है और उसे खोल देता है। इसी बीच जर्नलिस्ट प्रेसिडेंट कैंडिडेट चैन का इंटरव्यू लेने की कोशिश करते हैं, जो अपनी पत्नी पर हुए हमले से दुखी है। वो आदमी अपने परिवार को खतरे में नहीं डालना चाहता और ऐलान करता है कि वह शायद प्रेसिडेंट की रेस से हट जाएगा। थोड़ी देर बाद पार्क वहां पहुंचता है, जो कि दूसरा कैंडिडेट है। वो प्रेस से बात करता है और कहता है कि उसका एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसके लिए परिवार सबसे कीमती चीज है और वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इसी बीच सिक्योरिटी हेड किम को अपनी टीम में शामिल होने को कहता है, क्योंकि वह एक प्रोफेशनल मर्सनरी है और काम अच्छे से कर सकता है। लेकिन किम मना कर देता है। उसे लगता है कि वह तैयार नहीं है। वह लिफ्ट की तरफ जाता है, जहां उसकी मुलाकात पार्क से होती है। किम उसे पहचान लेता है। ये वही पॉलिटिशियन है जिसने इराक में रानिया को मरवाया था। गुस्से में आकर किम गार्ड्स को पीटता है और एक गन उठाकर पार्क पर तान देता है। लेकिन तभी पता चलता है कि यह सब उसका सपना था। वो इतना कमजोर है कि लड़ भी नहीं सकता और बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद किम पार्क को ढूंढता है ताकि उससे बदला ले सके। वह एक गार्ड पर हमला करता है, लेकिन समझ जाता है कि वह जीत नहीं सकता और भागने की कोशिश करता है। तभी सिक्योरिटी हेड और चोई उसे बाहर निकलते देख लेते हैं और उसकी मदद करके भगा देते हैं। चोई मानती है कि किम बहुत ताकतवर है, लेकिन बदला लेने का तरीका नहीं जानता। वह जानती है कि पार्क ने ही उस पर हमला करवाया था, इसलिए वो किम को साथ मिलकर बदला लेने का प्रस्ताव देती है। कुछ दिन बाद किम कंपनी के ऑफिस में दिखता है और शावर रूम में जाता है। गार्ड्स उसे देखते हैं। यही तो वह आदमी है जिसने पहले उनकी धुलाई की थी। वे बदला लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर हार जाते हैं। किम आसानी से उन्हें फिर से धूल चटा देता है। थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी हेड सबको ऑफिस में इकट्ठा करता है और ड्यूटी बांटता है। एना बार बार घर से भाग जाती है, इसलिए उसे एक बॉडीगार्ड दिया जाएगा। जब लड़की को पता चलता है कि यह बॉडीगार्ड किम होगा, तो वो खुश हो जाती है। उसे लगता है कि किम अच्छा इंसान है। किम जब चोई के घर पहुंचता है, तो वह सीसीटीवी से एना पर नजर रखता है। शाम को वह देखता है कि एना खाना बना रही है। वह बालकनी में सिगरेट पीने जाता है, लेकिन तभी छत पर एक परछाई देखकर चौंक जाता है। पता चलता है कि वहां एना एक छोटे से बिल्ली के बच्चे के साथ बैठी है। अगली सुबह खबर आती है कि चोई के अंकल का निधन हो गया है। वो अंतिम संस्कार में जा रही है और किम समेत सारे गार्ड्स उसकी सुरक्षा के लिए साथ जाते हैं। चोई से आमने सामने मिलकर किम उसे एक पेन देता है और कहता है, खतरा हो तो इसे इस्तेमाल करना। उस पेन के अंदर एक ट्रांसमीटर है। जब चोई उसे एक बार क्लिक करेगी तो किम को आवाज सुनाई देगी। अगर 2 बार दबाएगी तो उसे अलर्ट मिलेगा कि वो खतरे में है और वह तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंच जाएगा। थोड़ी देर बाद चोई पेन को दबाती है, जिससे किम उसके आसपास की सारी बातें सुन पाता है। लेकिन तभी कोई व्यक्ति पेन पर जोर से दबाता है और कनेक्शन टूट जाता है। किम को लगता है कि चोई मुसीबत में है और वह तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। किम कई गार्ड्स को पीटता हुआ चोई तक पहुंचता है ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि वह सुरक्षित है। इसी बीच ऑफिस में आग लगा दी जाती है और अलार्म बजने लगता है। सब घबराकर भागते हैं, लेकिन किम चोई के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उसे पानी से बचाने के लिए छाता लगा देता है, ताकि वो खुद को संभाल सके बिना किसी डर के। घर वापस आकर किम फिर से एना पर नजर रखता है। उसे पता है कि लड़की को खाने का शौक है, इसलिए वो किचन में सारी जरूरी चीजें रख देता है। एना खुश हो जाती है। कुछ देर बाद किम को एक कॉल आती है और वह एक सीक्रेट फ्लोर पर जाता है, जहां सिर्फ चोई का ही एक्सेस है।
यहां वो अपने करीबी लोगों को इकट्ठा करके पार्क और उसके साथियों से बदला लेने की योजना बना रही है। कुछ मिनट बाद किम चोई से मिलता है। वह जानना चाहती है कि आखिर किम को पार्क से इतनी नफरत क्यों है, क्यों वह उसे मारने का सपना देखता है। किम सच्चाई बताता है, इराक में उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, रानिया। वो हथियारों के डील के दौरान ट्रांसलेटर थी और बहुत कुछ जानती थी, इसलिए पार्क ने उसे मरवा दिया। कुछ ही देर बाद इराकी सरकार ने रानिया की लाश के पास रोते हुए किम को गिरफ्तार कर लिया और उस पर झूठे आरोप लगाए। जख्मी होने के बाद किम भाग निकला और कोरिया वापस आ गया। अब उसे पता है कि पार्क ही उस सबके पीछे था और अब वो उससे बदला लेना चाहता है। रात में एना को नींद नहीं आती और वो गार्ड्स के कपड़े पहनकर घर से भाग जाती है। सुबह होते होते वो उस जगह पहुंच जाती है जहां उसने बचपन बिताया था। वहां की यादें उसे डुबा देती हैं, खासकर वो पल जब वो अपनी मां के साथ खाना बनाती थी। किम घर लौटता है और देखता है कि एना गायब है। वह तुरंत सिक्योरिटी हेड को बताता है, जो अपने सोर्सेस का इस्तेमाल करके उसे ढूंढता है। पता चलता है कि एना ने रात में टैक्सी का किराया कार्ड से दिया था। इससे उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। एना हॉस्पिटल जाती है और एक बीमार औरत से मिलती है, लेकिन वह उसकी तरफ कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। जैसे ही सिक्योरिटी हॉस्पिटल पहुंचती है, एना नर्स का वेश बनाकर वहां से फरार हो जाती है। अगले पल वह चर्च में दिखती है और नन बनकर गाना गाने लगती है। तभी चैन की नजर अपनी बेटी पर पड़ती है। वो हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि एना यहां नन बनकर क्या कर रही है। गार्ड्स एना पर नजर रखते हैं, मगर वह फिर भी चर्च से फरार हो जाती है। किम उसके पीछे भागता है और एक नन उसे एना का छोड़ा हुआ नोट देती है, जो उसने अपने पिता चैन के लिए लिखा था। नोट से पता चलता है कि एना अपनी मां की मौत का दोष चैन को देती है। वो प्रेसिडेंट बनने के सपने देखता रहा, लेकिन एना इस सब का हिस्सा नहीं बनना चाहती। वो अब भी अपनी मां को याद करती है। चैन ये सब चोई को बताता है और वो उसका साथ देती है। उसकी नजर में करियर उस जिद्दी बेटी से कहीं ज्यादा अहम है, जो न पिता की सुनती है न सौतेली मां की। इसी बीच एना उस किंडरगार्टन में पहुंच जाती है जहां उसके माता पिता उसे बचपन में लेकर आते थे। वो हर छोटी चीज पर खुश हो जाती थी और आज भी उस वक्त को याद करके उदास हो जाती है। आसपास घूमती कुछ लड़कियां सेल्फी लेती हैं और इसी से गार्ड्स को एना का पता चल जाता है। किम पार्क की तरफ भागता है, 2 आइसक्रीम के कप खरीदता है और एना के बगल में बैठ जाता है ताकि उसकी बात सुन सके। मगर तभी मुसीबत होती है। एना स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाती है और पता चलता है कि उसे इससे एलर्जी है। वो सांस लेने में तकलीफ महसूस करने लगती है। किम उसे गोद में उठाकर कार तक ले जाता है और नजदीकी क्लिनिक पहुंचता है। कुछ देर बाद एना वार्ड में आंख खोलती है। किम गुस्से में सिक्योरिटी हेड से पूछता है, तुमने मुझे उसकी एलर्जी के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि अगर उसे पता होता तो वो कभी उसे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम नहीं देता। चोई हॉस्पिटल में एना से मिलती है और ठंडे दिल से कहती है, तुम्हारे पिता को तुम्हारी कोई परवाह नहीं। तुम्हारा भावुक नोट भी उन्हें नहीं छू पाया। थोड़ी देर बाद किम वापस आता है और चोई से कहता है, कृपया चली जाइए, आपके रहने से सिर्फ तनाव बढ़ेगा। इसी बीच चैन एक सभा को संबोधित करता है और ऐलान करता है कि वह चुनावी रेस के लिए तैयार है। किम भीड़ में कुछ शक्की लोगों को नोटिस करता है, लेकिन पता चलता है कि वे सिर्फ प्रोवोकेटर्स हैं जो चैन पर अंडे फेंकते हैं। चैन शांत रहता है। वो उन्हें छोड़ देने को कहता है, ये कहकर कि हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है। मगर असल में यह सब एक झूठा नाटक था। बाद में पता चलता है कि ये प्रोवोकेटर्स चैन ने ही पैसे देकर के भेजे थे ताकि वह जनता और मीडिया के सामने उदार नेता बनकर उभरे। मगर तभी एक और धोखा होता है। चैन वॉशरूम जाता है, जहां उसका अपना ही एक गार्ड उस पर हमला कर देता है। किम ने पेन के जरिए सब सुन लिया था। वह तुरंत वॉशरूम में घुसता है और चैन को बचा लेता है। घर लौटते वक्त किम चैन पर चिल्लाता है, अपनी बेटी की परवाह करो, वो तुमसे बेइंतहा प्यार करती है। चैन को आखिरकार एहसास होता है। वो किम से कहता है, प्लीज उसकी रक्षा करना। घर पहुंचकर चैन एना को गले लगाता है और इस बार उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। चोई कैमरे से ये भावुक पारिवारिक दृश्य देखती है और अपने कमजोर पति पर हंसती है। अगली सुबह पार्क का सिक्योरिटी हेड उससे मिलता है और बताता है कि विपक्षी टीम में एक पेशेवर बॉडीगार्ड आ गया है,
जो सभी समस्याओं को हल होने से रोक रहा है। इसी बीच चोई की सेक्रेटरी उसे बताती है कि एना की फोटो इंटरनेट पर लगातार वायरल हो रही है और हो सकता है कि उसे किसी किताब के कवर पर इस्तेमाल किया जाए। किम एना की सुरक्षा करना जारी रखता है और स्वीकार करता है कि उसने चैन से वादा किया था कि वो लड़की की रक्षा करेगा ताकि कोई उसे नुकसान न पहुंचा सके। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति प्रेस को फोन करके बताता है कि एना कहाँ रहती है। चोई को पता चलता है कि लड़की और उसके बॉडीगार्ड को कैमरे में कैद कर लिया गया है, जिससे न सिर्फ एना की जान को खतरा है, साथ ही अपनी बेटी को जनता से छिपाने की वजह से चैन की छवि को भी ठेस पहुंच रही है। किम को सिक्योरिटी हेड से नए इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। वह एना की खिड़की पर नजर रखने वाले एक पत्रकार को बेहोश कर देता है। चूंकि वहां बहुत सारे पत्रकार मौजूद हैं, इसलिए किम एना को कुछ खास इशारे सिखाता है ताकि वो उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सके। थोड़ी देर बाद एना प्रेस के सामने जाती है और चोई इसे देख लेती है। सौतेली मां अपनी सौतेली बेटी को पत्रकारों के सवालों से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कैमरों के फ्लैश से एना बेहोश हो जाती है। रात में किम छत पर बैठी एना पर नजर रखता है। लड़की उसे देखकर घबरा जाती है और लगभग नीचे गिरने ही वाली होती है। किम उसे संभाल लेता है और वे दोनों साथ बैठकर बातें करने लगते हैं, इस कठिन समय में एक दूसरे का साथ देते हुए। सुबह होते ही पता चलता है कि चोई के ऑफिस का एक कर्मचारी पार्क के लिए जासूसी कर रहा है। वह किम का पूरा रिकॉर्ड लेकर पार्क के पास पहुंचता है। पार्क ये जानकर हंसता है कि किम इराक में एक मर्सनरी सिपाही था। इधर एना नौकरों के प्रति अपना रवैया बदलती है और उन्हें डाइनिंग टेबल पर बैठने के लिए आमंत्रित करती है। लगता है एना और किम दोनों ही अपने अपने तरीके से चीजों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू में तो स्टाफ हैरान रह जाते हैं, लेकिन फिर समझ जाते हैं कि एना अब पहले जैसी नहीं रही। अब उन्हें उससे डरने की जरूरत नहीं। एना अब समझती है कि नौकरों को भी आराम की जरूरत है और उन्हें छुट्टी लेने को कहती है, लेकिन स्टाफ डर के मारे मना कर देते हैं। अगर हमने आदेश नहीं माना तो हमें सजाए मौत मिलेगी। इसी बीच किम और चोई के बीच तीखी बहस होती है। किम समझ जाता है कि चोई सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही है, उसके दर्दनाक इराक के जख्मों को छेड़कर उसे हथियार बना रही है। एना जिम जाती है और एक मार्शल आर्ट्स कोच से मिलती है। वो कपड़े बदलकर लड़ना सीखने लगती है ताकि भविष्य में खुद की रक्षा कर सके। कोच उसे समझाता है, विपक्षी की ताकत नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रहार की सटीकता और फैसले लेने की रफ्तार मायने रखती है। वहीं चोई ऑफिस की पहली मंजिल पर जाती है और अपने सौतेले भाई सोंग से मिलती है, जो चुनाव में चैन का नहीं बल्कि उसके प्रतिद्वंदी पार्क का समर्थन करता है। थोड़ी देर बाद सोंग अपनी भतीजी एना से मिलता है। वो उसे विश्वास दिलाता है कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि उसकी बुरी सौतेली मां से बचाएगा। लेकिन तभी एना गायब हो जाती है। किम उसे ढूंढने के लिए पागलों की तरह भागता है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। वह सिक्योरिटी हेड को फोन करता है और सभी गार्ड्स लड़की की तलाश में लग जाते हैं। आखिरकार लोकेशन ट्रैक करने पर पता चलता है कि एना बीच हाउस में है। किम वहां पहुंचता है और सोंग से मुलाकात होती है। बीच हाउस में एक सिक्योरिटी गार्ड, एक कुक और दूसरे स्टाफ भी मौजूद है, जो यहां थोड़ा आराम करने आए हैं। शाम को सोंग और किम बातचीत करते हैं। सोंग किम को बताता है कि वह अपनी बहन चोई की सिक्योरिटी कंपनी छीनना चाहता है, क्योंकि वह इस काम को इंपॉर्टेंट नहीं समझती और इस फायदेमंद बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा रही। किम किसी पर भरोसा नहीं करता, इसलिए वह एना को वॉकी टॉकी चलाना सिखाता है और कहता है, जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। रात में एना वॉकी टॉकी से कॉल करती है, लेकिन किम का कोई जवाब नहीं आता। वो झूले पर सो गया है। एना रोमांटिक मूड में आकर उसे कंबल ढकने का फैसला करती है, लेकिन तभी किम अचानक जाग जाता है। उसने रानिया के बारे में एक बुरा सपना देखा है। वो समझ जाता है कि उसने एना को डरा दिया है और उसे शांत करते हुए माफी मांगता है। कुछ देर बाद किम एक खतरनाक मिशन पर निकलता है। चोई का स्नाइपर पार्क के एक गार्ड को मार गिराता है। किम भागते हुए पार्क का पीछा करता है और उसे ऑफिस में घेर लेता है। वो उस आदमी को मारने ही वाला होता है जिसकी वजह से रानिया मर गई, लेकिन पार्क गिड़गिड़ाता है, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें मोटा इनाम दूंगा। किम छत पर गोली चलाता है, पर पार्क की जान बख्श देता है। वो समझ चुका है, बदला लेने से कुछ नहीं बदलेगा। जब चैन चुनावी रेस में आगे बढ़ता रहता है और चोई उसकी पीठ पीछे अपने मंसूबे बनाती रहती है, किम घर लौटकर एना को गले लगा लेता है।
जो पूरे मिशन के दौरान उसकी चिंता करती रही थी। घर आते ही चैन अपनी पत्नी को थप्पड़ मारता है क्योंकि उसे पार्क पर हुए हमले के बारे में पता चल गया है और अब मीडिया भी इसकी खबर छाप रही है। वह चोई को घर से निकालना चाहता है, मगर प्रेनप्शियल एग्रीमेंट और राजनीतिक नुकसान के डर से ऐसा नहीं कर पाता। शाम को एना किम को बुलाती है। उसे पता चला है कि उसकी पीठ में हल्की चोट आई है। वो उसके घावों का इलाज करती है और फिर दोनों एक कंबल लेकर छत पर चले जाते हैं। वहां एक रोमांटिक मूड बनता है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और धीरे धीरे अपने दिल की बातें शेयर करने लगते हैं। किम बताता है कि कैसे वह सरकार से भागा, जो उसे मारना चाहती थी और सालों तक छिप कर रहा। एना उसे और जोर से गले लगाती है, जिससे किम को सुकून मिलता है। अगली सुबह जब किम कंपनी के ऑफिस जाता है तो देखता है कि गार्ड्स अब उसे देखकर पहले से ज्यादा सम्मान देते हैं। चोई से मिलने के बाद पता चलता है कि उसने उसे नया सिक्योरिटी हेड बना दिया है, इसलिए सब उसे इतना सम्मान दे रहे थे। इसी बीच एना और सोंग उसकी मां की कब्र पर जाते हैं। फिर एना जेल जाती है उस शख्स से मिलने जिसने उसकी मां को मारा था, मगर वो आदमी कबूल करता है, मैंने नहीं मारा, मैं सिर्फ गवाह था। असल में यह चोई ने किया था। एना एक फैशन शो में उदास एंजल बनकर दिखती है, सफेद पंखों के साथ। सोंग उसकी हर तरह से देखभाल करता है और उसे टीवी शो पर ले जाता है ताकि वो अपनी मां के केस के बारे में बता सके। वो उसे पुलिस स्टेशन भी ले जाता है, केस दोबारा खुलवाने के लिए। मगर तभी पुलिस कमिश्नर पार्क को फोन करके सारी बातें बता देता है। वहीं चोई बीमार पड़कर हॉस्पिटल में भर्ती होती है, थकान और तनाव के कारण। सोंग उससे मिलने आता है और सिक्योरिटी कंपनी का कंट्रोल छोड़ने को कहता है। जब चोई मना करती है तो वह धमकी देता है, मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। एना की मां की हत्या का केस फिर से खुल जाएगा, लेकिन चोई जवाब देती है, अब मुमकिन नहीं। मैंने कंपनी का कंट्रोल किम को सौंप दिया है, अब किम के हाथ में सारी पावर है। क्या वह एना की मां की हत्या का सच उजागर करेगा? और चोई असल में बीमार है या कोई नाटक कर रही है? चोई अचानक प्रेस के सामने आती है और सबको चौंका देती है। वो पत्रकारों से कहती है, मैंने बहुत बुरे काम किए हैं और अब मुझे सजा मिलनी चाहिए। पुलिस तुरंत चोई और कैदी के बीच बात करवाती है। वो कैदी चोई को देखते ही पहचान लेता है और पुष्टि करता है, हाँ, इसी औरत ने एना की मां को मारा था। एना अपनी मां की कब्र पर जाती है, जहां चोई भी पहुंच जाती है। एना गुस्से में कहती है, मैं किम से कहूंगी कि तुम्हें मार डाले, तुम असली अपराधी हो। लेकिन चोई जोर से हंसती है, ऐसा कभी नहीं होगा। किम मेरे लिए काम करता है, वो सिर्फ इराक की रानिया से प्यार करता था और पार्क से बदला लेने के लिए कोरिया में रुका है। तुम सिर्फ उसके लिए एक मनोरंजन हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसी बीच किम पार्क से मिलता है और उसे चेतावनी देता है, एक न एक दिन मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा और तुम्हारा दुश्मन सिर्फ मैं ही नहीं, तुम्हारी जान लेने को तैयार बहुत से लोग हैं। पार्क अस्पताल जाता है, चेकअप के बहाने उन लोगों से छुपने के लिए जो उसका शिकार करने पर तुले हैं। इसी बीच सोंग अपने लोगों को इकट्ठा करता है और पार्क और चोई के भविष्य का फैसला करने की तैयारी करता है। किम पार्क केस की जानकारी वाला चिप चुराने की कोशिश करता है, लेकिन पार्क का बेटा और गार्ड्स उसे रोक देते हैं। पार्क का बेटा भागने लगता है, किम गार्ड्स को हराकर उसका पीछा करता है और तभी पीछे से गोली लगने से जख्मी हो जाता है। घायल किम को सिक्योरिटी कंपनी के ऑफिस लाया जाता है। उसकी हालत बेहद गंभीर है। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर उसके शरीर से गोली निकालते हैं, उसकी नब्ज बंद हो जाती है। डिफिब्रिलेटर से उसे वापस लाया जाता है। सोंग को पता चलता है कि किम बच गया है और वह चोई से छुपकर सीक्रेट मीटिंग्स जारी रखता है। चोई सबको मैसेज भेजती है, मेरी पीठ पीछे साजिशें मत करो। जब किम होश में आता है तो वह अपने कमरे के सीसीटीवी फुटेज देखता है। एना उससे मिलने आई थी और रो रही थी, प्रार्थना कर रही थी कि वह जल्दी ठीक हो जाए। एना को चोई मिलती है और धमकाने लगती है, क्योंकि उसके खिलाफ सबूत वाला चिप गायब हो चुका है। किम चोई से मिलता है और चेतावनी देता है, मेरे पास तुम्हें जेल भिजवाने के लिए काफी सबूत है। सोंग सिक्योरिटी कंपनी के ऑफिस पहुंचता है, जहां उसे एक रहस्यमय बॉक्स दिखाई देता है। वह एक गुप्त कमरे में जाता है, जहां घायल किम और चोई मौजूद है। सोंग खुलासा करता है, इस बॉक्स में बम है। अगर मेरी सौतेली बहन ने सहयोग नहीं किया तो ये पूरी इमारत उड़ जाएगी।
तभी पार्क का वीडियो कॉल आता है। अब साफ हो जाता है कि पार्क और सोंग साथी हैं। ऑफिस के सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, जिससे अंदर के लोग बंधक बन जाते हैं। चोई गार्ड्स को लालच देती है, अगर सोंग के खिलाफ विद्रोह करके उसे मार दो तो तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा। किम बम को निष्क्रिय करने की कोशिश करता है, क्योंकि वही एकमात्र व्यक्ति है जो ये कर सकता है। इसी बीच एना एयरपोर्ट पहुंचती है और सोचती है, क्या मुझे दक्षिण कोरिया छोड़कर बेहतर जिंदगी की तलाश में जाना चाहिए? तभी सोंग कंपनी के डायरेक्टर को मार देता है और किम चिप की तलाश में निकल पड़ता है। एक मर्सनरी किम का पीछा करता है और उसे बुरी तरह पीटता है ताकि चिप छीन कर पार्क को दे सके। पार्क किम को मारने का आदेश देता है, लेकिन हमारा किम चमत्कारिक ढंग से मर्सनरी को गोली मार देता है और खुद बच जाता है। फिर पार्क को फोन करके ठंडे दिमाग से बताता है, तुम्हारा आदमी मर चुका है और चिप अभी भी मेरे पास है। चैन से मिलने पर किम उसे बताता है कि ऑफिस में घात लगा है और सारे गार्ड सोंग के साथ हो चुके हैं। किम पार्क के ऑफिस पहुंचता है और कई गार्ड्स को ढेर कर देता है। तभी पार्क चैन को फोन करके ब्लैकमेल करता है, तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है, चिप के बदले में उसकी जान छोड़ दूंगा। इसी बीच चोई की एक सेक्रेटरी ऑफिस में घुस जाती है। वो अपने साथ ट्रेन सैनिकों की एक टीम लेकर आती है और रास्ते में आने वाले हर शख्स को मार देती है। लेकिन एना सुरक्षित निकल जाती है, क्योंकि उसके मार्शल आर्ट्स कोच ने उसे बचा लिया। एना को पता चलता है कि यही कोच उसे बचपन में भी बचा चुका था। किम सभी गार्ड्स को खत्म कर देता है, सिवाय एक के। वो गार्ड गिड़गिड़ाता है, मुझे मत मारो, मैं खुद एक चलता फिरता बम हूं, अगर मुझे छुआ तो सब उड़ जाएगा। तभी चोई की सेक्रेटरी अपने सैनिकों के साथ ऑफिस में धावा बोल देती है और ठीक उसी वक्त चैन और घायल किम, जिसकी हालत बेहद नाजुक है, कंपनी पहुंचते हैं। घायल होने के बावजूद किम एना को ढूंढ लेता है, जिसे फिर से गार्ड्स ने पकड़ लिया था। वो कई गार्ड्स को मार गिराता है और हाथ के इशारों से एना को बताता है कि कैसे बचकर निकले ताकि वो बाकी बचे हुए दुश्मनों पर गोली चला सके। चैन चिप देने को तैयार होता है, बशर्ते चोई उससे तलाक ले ले। चोई झूठ बोलती है, मैंने वो सब नहीं किया जिसका मुझ पर आरोप है। एना ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके चाचा सोंग उसे पकड़ लेते हैं। वह एना की जान को खतरा दिखाते हुए चोई को गोली मार देता है। सोंग बम को निष्क्रिय करने की कोशिश करता है, लेकिन मैकेनिज्म टूट चुका है। ऑफिस की बिजली चली जाती है और किम रस्सी के सहारे एलिवेटर शाफ्ट से अंदर घुसता है। सोंग किम की टांग में गोली मार देता है। तभी चैन को एहसास होता है कि वह एक बुरा पिता रहा। वो किम से कहता है, मेरी बेटी की रक्षा करना जारी रखना, और फिर खुद को बलिदान कर देता है। वो बम वाला बॉक्स उठाकर एक रूम में घसीटता है और तभी धमाका हो जाता है। सोंग एलिवेटर से भागने की कोशिश करता है। एना अपने मृत माता पिता की एकमात्र वारिस बन जाती है। किम अपने साथियों को हैरान कर देता है, कई गोलियां और धमाका झेलकर भी वो जिंदा बच निकला है। पार्क आत्महत्या कर लेता है, उसके सारे गंदे राज खुल चुके हैं। चोई की सेक्रेटरी, जिससे सोंग बेवफाई कर चुका था, साइलेंसर वाली पिस्तौल से उसे मार देती है। किम और एना इराक जाते हैं, वहां से किम के झूठे आरोप हटवाने। किम आजाद हो जाता है और एना से वादा करता है, अब मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। दोनों समझ जाते हैं कि अब उनकी खुशियों में कोई रुकावट नहीं आएगी।